स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है प्रतिभावान क्या सचमुच पागल होते हैं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। विद्वान मनःशास्त्री होम्स का पाला अनेक प्रतिभाशालियों से पड़ा था। उनसे उनका परिचय भी था। इतना ही नहीं, उनके गुण दोषों को देखते हुए निष्कर्ष स्पष्ट था कि प्रतिभावान एक सीमा तक पागल होते हैं। वे अपनी सनक को इस कदर सही मानते हैं कि उन्हें यथार्थ के रूप में अनुभव करने लगते हैं। उनकी यह धारणा अकारण नहीं थी। इसके पक्ष में उन्होंने अनेक प्रमाण और उदाहरण भी एकत्र किए थे। होम्स का कथन है कि प्रतिभावानों को किसी एक सनक की पूर्ति में अपनी समग्र मानसिक चेतना झोंकनी पड़ती है। इसका परिणाम यह होता है कि विभिन्न प्रयोजनों में काम करने वाली मानसिक क्षमताएं जब एक केंद्र पर केंद्रीभूत होती हैं, तो वे उस प्रयोजन में तो असाधारण रूप से सफल होते हैं, किंतु मस्तिष्कीय क्षमता के अन्य क्षेत्र में अविकसित रह जाते हैं। फलतः उनके दैनिक जीवन की सामान्य प्रवृत्तियां सीमित एवं अस्त व्यस्त रह जाती हैं। कोई सर्वांगीण प्रतिभावान नहीं होता, वरन किसी दिशा विशेष में ही उनका चिंतन तल्लीन रहने से उसी सीमा तक सीमित रह जाता है। फलतः उनके दैनिक जीवन की गतिविधियों को देखकर लोग जहां उनको सनकी मानने लगते हैं, वहां उनकी कार्य विशेष में अद्भुतता की छाप भी मानते हैं। शेक्सपियर ने भी इस मान्यता की पुष्टि की है और कहा है कि प्रतिभावान सचमुच पागल नहीं होते। वे निर्धारित कार्यों को लगनपूर्वक करते हैं, पर इस अत्युत्साह में वे उन तथ्यों की उपेक्षा करने लगते हैं जो दूसरों की दृष्टि से किसी सुयोग्य व्यक्ति में अनिवार्य रूप से होने चाहिए। वालट स्कॉट यूरोप के एक अच्छे कवि हो गए हैं। वे बहुधा स्वरचित कविताओं को महाकवि बायर्न की मान बैठते थे और बहुत ही भावनापूर्वक उन्हें सुनाते थे। उन्हें अपनी भूल का पता तब चलता जब प्रकाशित पुस्तक में वे उन्हीं द्वारा विनिर्मित दिखाई जाती थीं। दार्शनिक स्विफ्ट किन्हीं विचारों में इतने तन्मय हो जाते थे कि उन्हें सामने बैठे मित्रों तक से उनका नाम और परिचय पूछना पड़ता था। विचारों की मस्ती से जब उनकी व्यावहारिकता नीचे उतरती, तब वे अपनी भूल पर पश्चात्ताप करते और आगंतुक मित्र से क्षमा मांगते। आइंस्टीन एक मित्र के यहाँ रात्रि भोज पर गए। उन्हें जल्दी ही वापस लौटना था, पर वे यह समझ बैठे कि यह घर मेरा है और मित्र दावत पर आए हैं। वे बार बार घड़ी देखते, पर मित्र के न जाने पर उनसे शिष्टाचारवश कुछ वार्ता करने लगते। इस प्रसंग में जब बहुत देर हो गई, तो उन्होंने अपने मित्र को पधारने तथा इतना समय देने के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें फिर कभी पधारने की बात कहकर विदाई शिष्टाचार निभाया। जब मित्र हंस पड़े तो उन्हें पता चला कि वह उस मित्र का घर है और यहाँ वे ही निमंत्रित अतिथि के रूप में आए थे। कई घंटों का समय इसी भ्रम में नष्ट हुआ। फ्रांस के साहित्यकार एलने ड्यूमा ने बहुत लिखा है, पर उनकी एक सनक थी कि वे उपन्यास नीले कागज पर, कविताएं पीले कागज पर और नाटक लाल पर लिखते थे। उन्हें नीली स्याही से चिढ़ थी। जब भी लिखते, किसी दूसरे रंग की स्याही का प्रयोग करते। मोपासाम अपने कमरे के दाएं कोने में लिखने के आदी थे, पर उन्हें अक्सर दिशाभ्रम होता था और बाएं कोने में बैठकर लिखते रहते। काम समाप्त करने के बाद ही उन्हें अपनी अस्त व्यस्तता का पता चलता। कार्लाइल ने प्रसिद्ध साहित्यकार चार्ल्स लेम्ब की कृतियां तथा दैनिक जीवन की अस्त व्यस्तताओं की समीक्षा करते हुए लिखा है कि वे साहित्यकारिता की दृष्टि से सर्वथा माननीय थे, पर अपने निजी तथा पारिवारिक जीवन में वे जिस तरह समय गुजारते थे, उसे देखते हुए उन्हें एक विचित्र प्रकार का पागल ही कहा जा सकता था। अंग्रेज कवि शैली को विश्वयुद्ध की योजनाएं बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने वालों से बड़ी चिढ़ थी। वे उन्हें समझाने बुझाने के लिए लंबे पत्र लिखते, पर उन्हें डाक में नहीं डालते थे।
वे उन्हें बोतलों में बंद करके टेम्स नदी में बहा दिया करते थे और सोचते रहते थे कि वे उन व्यक्तियों तक जल के माध्यम से सहज ही पहुंच जाएंगे। ऐसे पत्र उन्होंने सैकड़ों की संख्या में लिखे थे। एक जर्मन कवि पैरों तले बर्फ की सिल्ली रखकर और ठंड के दिनों में भी कमरे की सभी खिड़कियां खोलकर बैठता था, तभी वह अच्छी कविताएं लिख पाता था। पोलैंड के पियानो वादक नाटकों में बड़े सम्मान के साथ बुलाए जाते और पारिश्रमिक के अच्छे पैसे वसूल करते थे, पर उन्हें एक सनक थी कि जहां पियानो रखा जाता था वहां न बैठकर अपना स्टूल जहां तहां जमाते फिरते। जब उनके मन की जगह मिल जाती तब वे भारी पियानो को उठवाकर वहां ले जाते जहां उनने स्टूल जमाया था। समरमेट अपनी मेज पर रखे कागजों पर एक कुटिल आंख का चित्र बनाया करते थे। इन चित्रों के संबंध में पूछा जाता तो वे उसका कुछ उत्तर न दे पाते और किसी अज्ञात शक्ति की प्रेरणा बताया करते थे। बेकन वर्षा के दिनों में खुली घोड़ागाड़ी में बैठकर बहुत देर तक घूमता रहता। उसका विश्वास था कि जिस प्रकार वर्षा के पानी से खेती को, पौधों को लाभ होता है, वैसा ही उसे भी मिलेगा। ऐसे उदाहरण एक नहीं अनेक हैं। चंगेज खां, सिकंदर, तुगलक, नादिर शाह, औरंगजेब आदि को नए इलाके जीतने और नए आक्रमण करने की धुन रहती थी। वे यह नहीं देख पाते थे कि पिछले दिनों जो इलाके जीते गए थे उनकी सही व्यवस्था बनी या नहीं, अथवा जितना जीता गया है वह हजम हो सकता है या नहीं। हिटलर का मानसिक विश्लेषण करने वालों का कहना है कि वह दुस्साहसी भर था। उसमें परिणामों का सही अनुमान लगाने की क्षमता नहीं के बराबर थी। अधिक पढ़ने लिखने वालों को भी कभी कभी सनकी पाया गया है। बाइबल में एक स्थान पर उल्लेख है कि ज्यादा पढ़ाई ने तुझे पागल बना दिया है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।